स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम लोग के साथ साथ करेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक्स को, जो कि रेजिस्टेंस पर बेस्ड है। इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हम 2-3 क्वेश्चंस को समझेंगे अलग अलग तरीके से, और उसके जो वेरियस फैक्टर उनको निकालना सीखेंगे। तो इसमें हम और रेजिस्टिविटी से अगर जुड़े हुए हमें कुछ और कंटेंट लगता है तो उससे भी कवर कर लेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। तो हम अपने काम को शुरू करते हैं, और आई होप कि आपने पिछला रिवीजन जरूर करा होगा। तो काम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें हम कोई रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, R2, R3। R1, R2, R3 जो दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। पहला तरीका है इनको सीरीज में लगाने के लिए। सीरीज में लगाने के लिए सभी के अल्टरनेट कनेक्शन होंगे R1, R2, R3 के। उन सभी कनेक्शन को, इन सभी रेजिस्टेंसेस को एक कॉमन पोटेंशियल V से जोड़ देते हैं। इससे करंट आई जाता है, जो कि तीनों रेजिस्टेंस पर एक जैसा होता है। तीनों रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो अलग अलग होगा, जो कि V1, V2, V3 हो जाता है। तो इन तीनों का जो टोटल पोटेंशियल है V के इक्वल होगा। V = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन के लिए करंट तीनों रेजिस्टेंस में जो V1 है वो I × R1 के इक्वल होगा, V2 I × R2 के इक्वल होगा, और V3 जो है वो I × R3 के इक्वल होगा। फिर तीनों रेजिस्टेंस पर करंट सेम है, इसलिए जो तीनों रेजिस्टेंस पर I ही करंट आएगा। I साइड कटने के बाद में रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 + R2 + R3। ये नेट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज के लिए। पैरेलल में तीनों कनेक्शन, जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, उनके जो तीनों रेजिस्टेंस के कॉमन टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो दूसरा टर्मिनल है तीनों के, वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंस में मान के चलिए टोटल करंट आई जाता है, तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। इस तरीके से टोटल करंट I = I1 + I2 + I3 हो जाएगा। ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R होता है। तो यहाँ पर जो नेट करंट है उसके लिए ओम्स लॉ हो जाएगा V/ नेट रेजिस्टेंस R की। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए करंट I1 = हो जाएगा V/R1, क्योंकि वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस पर कांस्टेंट होगी, कॉमन होगी। सेकंड करंट के लिए V/R2, थर्ड करंट के लिए V/R3। पोटेंशियल कॉमन होगा, आंसर आ जाएगा 1/RP + 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि तीनों रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसे अलग अलग होता है सीरीज में, और तीनों रेजिस्टेंस पर करंट अलग अलग क्यों होता है, जबकि पोटेंशियल यहाँ पर सेम है सबके लिए और यहाँ पर करंट सेम है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने कमेंट में लिख के बताएं, तो फिर मैं आपको इसका अलग से आंसर दूंगा। अभी मैं इसका आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, कमेंट में आप मुझे जरूर लिख के दें, तो मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन इस तरह से है, अ मेटालिक कंडक्टर इज निकल प्लेटेड टिल इट्स रेडियस गेट्स डबल्ड। इफ द रेडियस ऑफ द मेटल एंड निकल आर ρm and ρn, reduce expression for the net resistance of the conductor। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस हैं। ये एक यहाँ पर जो SRS का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, और यहाँ पर भी मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ निकल लिया है। अब बात कुल मिलाकर ये है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं डेड जो कर रहा हूँ, ये एक मेटल वायर है। इस मेटल वायर पर निकल की कोटिंग की जाती है, जैसे रैपिंग की जाए। मैं एक न्यूज़पेपर की हेल्प से समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये मान लीजिए मेटल वायर है, और इस पर निकल को कोटेड किया जाए, ऐसे, ये देख रहे हैं, इसे रोल किया जाए यूँ करके, और ये निकल की रोलिंग, यानी निकल इसके ऊपर तब तक चढ़ाया जाता है जब तक कि इस ऊपरी लेयर, यानी निकल की जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसकी रेडियस डबल ना हो जाए। ऐसे समझ लो, जैसे कि वायर की रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो निकल की जो आपने कोटिंग करी है उसके सेंटर से रेडियस 2 सेंटीमीटर ना हो जाए। इस तरीके से पूछा है। ये इसमें दिया है, पूछा नहीं है। पूछा ये है कि अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हमारे सामने ये है कि रेजिस्टेंस 2 है, तो क्लियर हो गया। एक तो निकल की कोटिंग और दूसरा मेटल। अब सवाल ये है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है कि जो कोटिंग है, जो ऊपर की लेयर है, जैसे कि आप निकल की कोटिंग बोले, इसे मैं Rn बोल देता हूँ, और अंदर जो मेटल है इसे मैं Rn बोल देता हूँ। यहाँ ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है ये समझ लीजिए। मान के चलिए ये जो आउटर लेयर है,
इस तरह से। इसका एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है, T1 नाम दे दिया। और जो अंदर वाली पोर्टिंग है इसका भी टर्मिनल T1 डैश। दूसरी तरफ टर्मिनल T2 हो जाएगा और अंदर वाली लेयर का T2 डैश। अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करें तो दोनों लेयर के यानी कि निकल और जो आपकी मेटल प्लेट है, इन दोनों के सेम टर्मिनल पॉजिटिव पर टर्मिनल से जुड़ते हैं बैटरी से, लेट अस सपोज। और जो अदर पोर्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा, यानी कि निकल और जो मेटल है इन दोनों के सेम टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर रहते हैं, T1 डैश पॉजिटिव पर और T2 डैश नेगेटिव पर। इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलल में हो जाते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम तो खत्म की दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनका रेजिस्टेंस निकाले कैसे, क्योंकि हमें तो नेट रेजिस्टेंस चाहिए। नेट रेजिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेट रेजिस्टेंस अगर आप इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएं तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इससे आप लगा सकते हैं। यानी कि RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब जो R1 है लेट अस सपोज को आप बोल दीजिए मेटल का रेजिस्टेंस, जो R2 है उसे आप निकल का रेजिस्टेंस बोल दीजिए, ठीक है। अब हमारे लिए अगली जो चुनौती है, जो हमारे लिए अगली चैलेंज है वो है RM और RN को फाइंड करना, इनको निकालना है। ये भी निकल के आ जाएंगे। ये किससे निकल के आएंगे, लेंथ हमारे पास है और एरिया के लिए रेडियस हमें दे रखी है, दोनों की रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग निकालते हैं। मैं इनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक बात और बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो एरिया लिया जाएगा आउटर लेयर निकल वाली लेयर का, उसमें से आपको अंदर वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इस काम को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने का जो पहला प्रोसेस है उसे थोड़ा सॉल्व किया है। यहाँ पर AM का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटालिक वायर, जो अंदर की तरफ लगा हुआ है, इसकी रेडियस R है, तो πRm² यानी πr² हो जाएगा। और यहाँ पर जो AN है इसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द निकल कोटेड पोर्शन। अब यहाँ पर जो निकल कोटेड पोर्शन है उसके बीच में ही मेटालिक वायर लगा हुआ है, तो हमें ये वाला एरिया माइनस करना होगा। तो हमने क्या किया कि टोटल एरिया यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द निकल कोटेड पोर्शन माइनस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटालिक वायर। तो मेटालिक वायर का एरिया तो पहले निकाल चुके हैं πr², और जो रेडियस है निकल कोटेड पोर्शन की वो 2r है। यहाँ पर मैं लिख दिया है। RM का मतलब है रेडियस ऑफ मेटालिक वायर, RN का मतलब है रेडियस ऑफ निकल कोटेड पोर्शन। यहाँ पर 2r रेडियस ऑफ निकल कोटेड पोर्शन है। तो आप जब वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर πRn² की, RN की जगह 2r रखेंगे तो आपका फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3πr²। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं मेटालिक वायर का, तो वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर इनटू लेंथ, वो तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों मतलब मेटालिक वायर और निकल कोटिंग के लिए, L अपॉन एरिया। एरिया कितना आएगा यहाँ पर AM, ठीक है। तो आपका RM कितना आ जाएगा बेटा, RM इक्वल टू आ जाएगा ρm L अपॉन में πr²। एक तो ये निकल के आ गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द निकल कोटेड पोर्शन, ये आ जाएगा ρn लेंथ अपॉन 3πr², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा, ये हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा 1/, सीधे फार्मूला देते हैं ना, फार्मूला रहेगा RP इक्वल्स टू RN इंटू RM अपॉन में RN प्लस RN। इनको सॉल्व करने के बाद में फाइनली वैल्यू आपकी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से RN और RM की वैल्यू रख दी है। RN और RM की वैल्यू जो भी पीछे लिख रही थी उनको मैं लिख दिया है।
यहाँ पर मैंने रो एन एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, आर एन की वैल्यू लिखी है रो एम इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है आर एन की। और इसके बाद में फिर यहाँ पर अपॉन में आर एन प्लस आर एम की वैल्यू यानी आर एन और आर एम की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। फिर इनको मैंने सॉल्व किया है, इन सब का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। यहाँ से एल और पाई आर स्क्वायर कॉमन था, इसे बाहर ले लिया, अंदर रो एन अपॉन 3 प्लस की जगह प्लस और रो एम बचा। यहाँ से एक एल कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा। तो ऊपर जो आंसर आएगा रो एन रो एल इंटू एल आ जाएगा, नीचे 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा। इसलिए यहाँ पर एलसीएम लेकर जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 3 रो एम प्लस रो एन अपॉन में 3। ये 3 से 3 कटने के बाद में फाइनली आंसर आ जाएगा रो एम रो एन एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 3 रो एम प्लस रो एन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि आप ज़्यादातर पहले फॉर्मूले को निकालें, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करें। तो ये अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई है और सारे के सारे आपको डेरिवेटिव वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव वैल्यू में अपना एक्सप्रेशन रख कर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिक फॉर्म में होता तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन जब एक्सप्रेशन फॉर्म में आता है तो थोड़ा सा उसमें आपको अपने स्किल्स लगाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 3 times द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन बी 15 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि R1 इक्वल्स टू फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस एंड R2 जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन से दे रखा है कि R1 इक्वल्स टू 3R2। अगर आप क्वेश्चन आपने सुना हो तो R1 इक्वल्स टू 3R2 है। इसमें एक हिंट और दी गई है कि इनका 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/RB। अगर आपने क्वेश्चन सुना तो इसमें बोल रखा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल में तो किसके इक्वल है, 15 ओम के इक्वल है, यानी कि RP कितना है, 15 ओम है और RP इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू, RP की। तो 15 ओम ये बोल रखा है, R1 आपको 3R2 के इक्वल दे रखा है, तो 3R2 इंटू R2 अपॉन में 3R2 प्लस R2। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर 15 इक्वल्स टू 3R2 इंटू R2, नीचे से एक R2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस 1 इंटू R2। तो आपके पास R2 कितना आ जाएगा, 60 3 प्लस 1 4 5 4 इंटू 15 60 आ जाएगा अपॉन में 3। तो R2 आपके पास में कितना आ गया, R2 आपके पास में आ जाएगा 20 ओम। 3 2 6 20 ओम आ जाएगा। इस तरीके से R1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर R2 की वैल्यू पुट कर दें तो R1 कितना आ जाएगा 3 इंटू R2। तो R1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 20 यानी 3 2 6 60 ओम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल लेते हैं। नाउ रेजिस्टेंस इन सीरीज समझ गए होंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। R1 R2 दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 कितना है 60 20, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा 80 ओम। ये हालांकि सीरीज पैरेलल के सर्किट डायग्राम पर बेस्ड तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था इसलिए इसको लिया है। इजी था, आपको काफ़ी समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सामने डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि करंट बताइए और इस 30 ओम रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल बताइए कितना होगा। एक तो करंट हमारा क्वेश्चन मार्क है और एक पोटेंशियल हमारा क्वेश्चन मार्क है।
ठीक है। इस तरह से सर्किट दे रखा है, ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से करंट जाता है, ए पर पहुंचता है, ए पर जाकर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये सर्किट डायग्राम है, इसी में पूछा गया है जो भी कुछ है, तो एक बार सर्किट डायग्राम आप देख लें। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझते हैं। इस सर्किट डायग्राम को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ। जब ये करंट आई यहाँ से निकलेगा तो इस जगह जाकर ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा करंट, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये मान लेते करंट इस जगह I1 गया और यहाँ पर मान लेते हैं I2 गया। ठीक है, जब करंट I1 आगे पहुँचता है तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नंबर 30 ओम 30 ओम, ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, यानी ये दोनों सीरीज में हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर, इस रेजिस्टेंस पे जो करंट आएगा वो भी I1 आएगा इस जगह। ठीक है, फिर ये करंट यहाँ से I2 आएगा, इधर I1 आएगा, यहाँ पर फाइनली I करंट आ जाएगा। तो अब काम शुरू करते हैं हम। जो रीड्रॉ करने की बात मैं आपसे बोल रहा था, तो इसको मैं इरेज करना होगा। इरेज करके मैं इसे दोबारा रीड्रॉ करता हूँ। सर्किट को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया है। अगर आप देख रहे हो तो ये पहले ट्राइंगल शेप में था। ये दोनों रेजिस्टेंस जो ए और सी के बीच में थे, दोनों सीरीज में थे, जो कि ए बी सी से होकर जा रहे थे, और ए सी के बीच में एक रेजिस्टेंस था, यानी कि ए से लेकर सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस सीरीज में थे। अब ये क्वेश्चन अगर करंट पूछा जाए तो बेहद आसान है। ये आसान इसलिए है, करंट के लिए आपको ओम्स लॉ V अपॉन RS लगाना है। RS लगाने के लिए इन दोनों को सीरीज में ले लो, तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 + 30, यानी R1 + R2 इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, इसके बाद में ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है इन सीरीज के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस RE कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, वैसे तो आप फॉर्मूला क्या रखते हैं R1 + R1 R2 अपॉन में R1 + R2, ये आपको फॉर्मूला होता है पैरेलल में निकालने के लिए। अब ये तो टोटल रेजिस्टेंस RS हो गया जो कि 60 ओम का है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को RS लिख रहा हूँ और R2 को मैं R2 ही लिख रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद में RS की वैल्यू पुट कर दें 60, R2 की वैल्यू 30 पुट करें, ये R2 मान रहे हैं हम इसे, और यहाँ पर 60 + 30, तो सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1800 ऊपर आ जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाता है। जो नेट रेजिस्टेंस है ये सॉल्व होकर 20 ओम आ जाता है नेट रेजिस्टेंस। इस तरीके से करंट कितना आ जाएगा, V अपॉन RE ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V आपका 2 वोल्ट है, नेट पोटेंशियल से मैं VDS कर दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ मैं VDS अपॉन में 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ये तो आ गया आपका नेट करंट। अब आते हैं हम इसे निकालने के लिए। इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, या ध्यान में। ओके स्टूडेंट, ये मैं सर्किट को रीड्रॉ किया है। रीड्रॉ कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। ये दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जब निकाला था तो 60 ओम आया था, तो इसको मैंने यहाँ पर नाम 60S दे दिया है। ये डॉटेड लाइन बनाई, इसका मतलब ये है जब ये दोनों पैरेलल में हैं, यानी कि 30 ओम और ये 60 ओम का रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लग रहे हैं एक दूसरे के साथ में 2 वोल्ट से, तो इन दोनों पर जो पोटेंशियल है वो कितने वोल्ट का रहेगा, वो 2 वोल्ट का रहेगा। तो इसका मतलब RS का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट का है, तो हम RS का जो करंट है वो निकाल लेते हैं। ये करंट I1 इक्वल टू आ जाएगा वोल्टेज V' अपॉन में रेजिस्टेंस RS। V' कितना आपके पास में 2 और रेजिस्टेंस कितना है 60, तो आपका I1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व होकर 1/30 एम्पियर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि दोनों रेजिस्टेंस पर करंट तो सेम होगा। अब आपको वोल्टेज चाहिए यहाँ की, तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, इस तरह इस जगह की देख लेते हैं। V इक्वल टू आ जाएगा I1 × R। I1 कितना है 1/30 और R कितना आपके पास में 30, तो कट कितना आ गया आपका आंसर 1 वोल्ट। हालांकि ये बहुत सारे बच्चे आप में से इसे डायरेक्टली बता देंगे 1 वोल्ट आएगा, क्योंकि 1 वोल्ट दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है, ऊपर नीचे करंट इनमें सेम आ रहा है, तो ये जो वोल्टेज इनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो 1 वोल्ट आपका आंसर 2 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान लो यहाँ पर 50 होता और यहाँ पर 30 ओम होता, तब यहाँ पर वोल्टेज कितनी आती, ये आप एक बार प्रैक्टिस में करके देखना। अगर यहाँ 50 है यहाँ 30 है, तो इन दोनों की वोल्टेज का सम इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें आपके सामने एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और इस सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सभी जगह 333 ओम के रेजिस्टेंस लगे, केवल इस जगह CE आर्म पर एक कैपेसिटर लगा है 3 माइक्रोफैरड का और 15 वोल्ट के इसमें सप्लाई दी जा रही है। इसमें पूछ रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा एक तो, और नंबर 2 जो AD आर्म में है वहाँ पर करंट कितना होगा। ये इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। अब जो कैपेसिटर लगाया गया है बस सारा कंसंट्रेशन इसी पर है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 में जाएं तो DC करंट जब कैपेसिटर में दिया जाता है, यानी कि जब ये करंट ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर जुड़ेगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जुड़ेगा, तो कैपेसिटर क्या काम करेगा, चार्जिंग, यानी वो करंट को पास ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इतने हिस्से में CEF में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस पर कोई करंट नहीं जाएगा। सर्किट में कितना हिस्सा रहेगा, केवल सर्किट में जो आपका हिस्सा रहेगा वो इतना रहेगा, ये रेजिस्टेंस ABCDF ये सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे दोनों सीरीज में है रेजिस्टेंस, तो इसका नाम मैं RS दे देता हूँ, RS1 इसलिए क्योंकि यहाँ भी निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस सीरीज में। तो RS1 कितना हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम, इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल हो गया 6 ओम। ठीक है, अब ये सर्किट किस तरह से हो जाएगा, इन दोनों जब ऐड कर दोगे तो आपके पास में ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में आपके पास में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा RS1 जो कि 6 ओम का है। अब ये दोनों पैरेलल में आपके, तो इनका नाम मैं यहाँ पर RP लिख देता हूँ। इन दोनों को पैरेलल निकालिए, RS1 को और 3 ओम को, तो कितना हो जाएगा, RS डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 6 क्रॉस 3 अपॉन में 6 प्लस 3, तो 18/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब ये दोनों आपने सॉल्व कर लिए। अब आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक AD तक का, ये हो गया 2 ओम का। ठीक है, अब इन दोनों को नेट रेजिस्टेंस को निकाल लीजिए यहाँ पर। तो RS जैसे मैं RE बोल देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास में 2 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि 5 ओम आपका आंसर आ गया। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है ये देख लेते हैं इस जगह पर। तो सर्किट में जो करंट जा रहा है उसे निकालने के लिए I = V/RE कर दीजिए। V कितना आपके पास में 15 और RE कितना है 5। इस तरीके से आपके पास जो करंट आ जाएगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर का। ये तो आपका नेट करंट निकल के आ गया और ये आपका नेट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। नेट करंट निकालने की वजह ये है कि यहाँ पर मुझे ये पता चल जाएगा कि पोटेंशियल कितना है इस जगह पर। इसका नाम मैं BP दे देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड BP को निकाल लूँ तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी जो करंट AD है वो आपका 3 एम्पियर तो है, इसमें 3 एम्पियर ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस और भी तो जुड़े हुए हैं इसमें, तो करंट उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमसे इस सर्किट का करंट नहीं पूछा गया है, जो पहले सर्किट दे रखा था उसका करंट पूछा गया है। तो पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो जब आप इसमें पोटेंशियल निकालेंगे इस जगह पर, तो VP = आ जाएगा करंट I, यहाँ पर 3 एम्पियर करंट चल रहा है तो यहाँ भी 3 एम्पियर होगा, यहाँ भी 3 एम्पियर होगा, तो करंट I × RP, ये वाला RP। तो 3, तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अभी क्या है, सर्किट आपकी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो यहाँ पर जो 3 एम्पियर करंट है वो इन दोनों पर कांस्टेंट रहेगा, कॉमन रहेगा 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर आपने करंट रख दिया यहाँ से, और इसके बाद में रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू 2 ओम आई थी, 2 लिख दो अब। तो इस तरीके से वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 2 ओम पर 6 वोल्ट आ जाएगी आपकी वोल्टेज। और अगर यहाँ पर आप देखें, जब आप इस 3 एम्पियर को यहाँ पर ले जाएंगे तो 3 3 9, 9 + 6 15 वोल्ट आपका आंसर हो रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमसे यहाँ करंट पूछा है, अभी आपका आंसर नहीं आया है। आप ये ध्यान रखें कि 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, वो आपका खुद 2 ओम का नहीं है, इसके साथ में 2 रेजिस्टेंस और कनेक्टेड थे जो कि 3 3 ओम के थे आपस में, 3 ओम और 3 ओम।
और तब ये आपका 3 ओम का था। इन सब का कॉम्बिनेशन आपका 2 ओम के इक्वल आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट आ रहा है वो इस जगह कॉमन रहेगा दोनों के लिए। किसके लिए? इन दोनों के लिए भी और इसके लिए भी, 3 ओम के लिए। तो हमारे 6 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। अब हम 6 वोल्ट पोटेंशियल 3 ओम पर की मदद से यहाँ पर चेक कर लेते हैं 3 ओम पर कितना करंट है। मान लेते हैं 3 ओम के साथ में यानी AD पर I1 करंट जा रहा है और जो आपका ABC था इसमें I2 करंट जा रहा है। ठीक है, अब हमें तो I1 चाहिए तो I1 निकाल लीजिए। I1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेंशियल BP अपॉन में 3। BP कितना आपका 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपका 3 है, तो ये आपका 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब ये 2 एम्पियर आ रहा है, टोटल 3 एम्पियर आ रहा था, यानी अगर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं है। वैसे तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया, खत्म। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई करेंगे? आपको मैं दिखा देता हूँ वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही आया है नहीं। तो वेरीफाई के लिए आप यहाँ पर देखो कि यहाँ का I2 कितना आता है। देखिए I2 हो जाएगी BP अपॉन में इन दोनों का सम 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो ऊपर का 1 एम्पियर, नीचे का 2 एम्पियर, I1 2 एम्पियर, I2 1 एम्पियर, इन दोनों को ऐड करके टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, जिसमें कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। इसमें आपको थोड़ा सा रिकैप में दे दूँ। R प्रोपोर्शनल टू रो, यानी एंड ये बोथ आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम टॉ। कहने का मतलब ये हुआ कि रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही डिक्रीज होती हैं, एंड सो ऑन एंड सॉरी वाइस वर्सा। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। कहने का मतलब सिंपली ये हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी चेंज होती है मटेरियल की, जबकि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कांस्टेंट है जब तक कि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। यही ओम्स लॉ का एक मेन स्टेटमेंट था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन जो NCERT बुक से है, और इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। एट वॉट टेम्परेचर विल इट रेजिस्टेंस बिकम 117 यानी कि 117 ओम। ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस गिवन अल्फा इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यहाँ पर अल्फा को हम टेम्परेचर कॉफिशेंट बोलते हैं। हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं। कुछ इंट्रोडक्शन में आपको दे दूँ। RT का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ नोन टेम्परेचर या अननोन टेम्परेचर। R0 का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर। अगर R0 इनिशियल है तो RT आपका फाइनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पर RT का मतलब इंक्रीज इन द टेम्परेचर है, और R0 का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ फर्स्ट पार्ट में दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। हमें बोला गया है T1 रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 100 ओम, और ये रेजिस्टेंस 117 ओम कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा। इतना तो तय है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जो टेम्परेचर कॉफिशेंट अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है डिग्री C इनवर्स। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको T1 निकालना है। अगर मैं थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करूँ तो ये आपका R2 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R1 हो गया, और ये T2 माइनस T1 हो गया। हमारा क्वेश्चन मार्क है T2। तो इन वैल्यूज़ को उठाकर हम यहाँ पर ले आते हैं। ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में अल्फा R1 इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इसको अगर इधर उठाकर ले जाएं तो R2 माइनस R1 अपॉन में अल्फा R1 प्लस
T1 इक्वल्स टू T2। अभी आपकी वैल्यू आ गई, पुट ऑल वैल्यूज़। समय बचाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। R2 की जगह 117 ओम लिखते हैं, R1 की जगह 100, अल्फा की जगह ये, और R1 की जगह 100, T1 की जगह 27। तो आपका जो आंसर है यहाँ फाइनली, यहाँ आंसर आपका आ जाएगा सॉल्व होने के बाद में 1027 डिग्री सेल्सियस। 1027 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके सेकंड पार्ट में आप देखें। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो रेजिस्टेंस कितना होगा। जब आपका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो रेजिस्टेंस देखा था 100 ओम। अब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, हम इसी वाले फॉर्मूले को लेते हैं। इसमें R2 माइनस R1 था, तो यहाँ पर बिगर माइनस स्मॉल रेजिस्टेंस था, यहाँ बिगर रेजिस्टेंस R1 माइनस R0 हो जाएगा इक्वल्स टू अल्फा R0 T1 माइनस T0। यहाँ पे बिगर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर डिफरेंस था, यहाँ भी बिगर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपका R1 माइनस R0 T0 तो आपका 0 के इक्वल दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हटा देंगे यहाँ से, तो अल्फा R0 T1 हो जाएगा। और यहाँ से R0 को उठाकर दूसरी तरफ ले आते हैं तो R0 प्लस R0 अल्फा T1, यहाँ से R0 कॉमन लेकर इस जगह से आपका R0 इक्वल्स टू आ जाएगा R1/1 प्लस अल्फा T1। R1 की वैल्यू आप यहाँ से रखते हैं 100 ओम, अल्फा की वैल्यू ये रखते हैं 1.70 into 10 की पावर -4, और T1 की वैल्यू 27 रखने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 99.54 ओम। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेगी इसकी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से है। थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हम कर दें 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे मैं R3 का नाम दे दे रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि ये R3 निकालना है। तो मैं इसी फॉर्मूले के बाद लिख देता हूँ इस जगह पर, थर्ड पार्ट इसका नाम दे देता हूँ मैं। तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, आपने लिखा R3 माइनस R1, यानी कि बिगर माइनस स्मॉलर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अल्फा R1 और T3 माइनस T1। क्लियर, आपका क्वेश्चन मार्क तो R3 है, तो R3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R1 प्लस अल्फा, यहाँ से जब अल्फा R1 लाएंगे इस जगह पर, तो मैं R1 को यहाँ से कॉन्स्टेंट कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1। अब इन सब की वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए, पुट ऑल वैल्यूज़। तो आपके पास में जो कैलकुलेशन करने के बाद में रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 104.64 ओम आ जाएगी। R3 इक्वल्स टू 104.64 ओम, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इसकी, ये 3 तरीके से अलग अलग क्वेश्चन था। एक बार टेम्परेचर पूछा, एक बार डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस पूछा, और एक बार इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस पूछा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, प्रोसेस कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आप अगर ये सब कुछ हुआ है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें जिससे कि मैं आपको आगे जो भी वीडियो बनाता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप आगे यूज़फुल कंटेंट को सीखते रहें। वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स और जिनको रिक्वायरमेंट है इन कंटेंट की, इन टॉपिक्स की, उनको भी बेनिफिट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।